हेलो स्टूडेंट्स। हाँ भाई, कैसे हो? सब मस्त हो? हाँ तो बड़ा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। क्लियर? तो आज अपन स्टडी करते हैं। आप समझ रहे हैं कि भाई अपन जो आपको इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर, तो वहां अपन ने माइग्रेशन सस्पेंड बताया था। तो देखिए अपन माइग्रेशन और सस्पेंड को विस्तृत लेवल से, और उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन टॉपिक को अपन पूरा करते हैं और फिर आगे आप जानते हैं कि पॉपुलेशन जो भी ग्रोथ आगे से आगे आपका पॉपुलेशन का चलता रहेगा। उसके पश्चात आप समझ सकते हैं कि अपन पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे ऐसे करके अपन टॉपिक को पूरा करेंगे। तो देखिएगा अपन यहां से। हाँ तो देखिए बेटा, अब अपन ऐसे कह सकते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर, यानी व्यवहार पर तापमान का प्रभाव, बिहेवियर पर तापमान का प्रभाव। ये अपन कह सकते हैं कि सजीव, अपन कह सकते हैं बेटा कि विभिन्न सजीव जो हैं, सजीव प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए दो युक्तियां, डिवाइसेज, दो युक्तियां अपनाते हैं, है ना बेटा। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए दो युक्तियां अपनाते हैं, जैसे माइग्रेशन, प्रवास, पलायन। इसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा? एरिया एस्केप। कि जैसे एक क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, एक क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, दबावपूर्ण स्थिति आ गई, तो वहां से सजीव उस क्षेत्र को छोड़कर ज्यादा अनुकूलनी यानी अच्छे क्षेत्र में चला जाएगा, और दबावपूर्ण स्थिति बीत जाने पर वापस आ जाएगा। तो अस्थायी रूप से जाएगा और वापस आ जाएगा, तो वो आपका होगा एरिया एस्केप या थर्मल एस्केप, यानी उस दबावपूर्ण स्थिति से बच गया। एस्केप का मतलब क्या होता है? बचना। तो ये समय वो क्षेत्र का पलायन है, क्षेत्र का पलायन, एरिया एस्केप, थर्मल एस्केप, माइग्रेशन। अभी आपको समझाएंगे प्रवास, माइग्रेशन। और दूसरा आपका बेटा है सस्पेंड, निलंबन करना। ये आपका एस्केप टू टाइम, समय का पलायन, यानी वो ऐसी संरचना विकसित करेगा कि उस समय के लिए उस प्रतिकूल परिस्थिति से बच जाए। बात को समझे बेटा? यस। तो आप ध्यान दें, अब देखो इसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, अपन एक, यानी जो फर्स्ट तरीका अपन लेते हैं प्रतिकूल स्थिति से बचने का, जो फर्स्ट तरीका है माइग्रेशन। क्या है बताओ बेटा? माइग्रेशन, प्रवास, माइग्रेशन, प्रवास। तो देखिए कि प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास किसे कहते हैं, है ना बेटा? तो ध्यान से सुनना कि प्रवास क्या है, माइग्रेशन क्या है। कि अनेक जंतु, जैसे अपन बात करें कि यहां अपन कहेंगे कि अनेक जंतु जैसे मछलियां एवं पक्षी, ज्यादातर तो अनेक जंतु अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी, अस्थायी रूप से दबावपूर्ण या प्रतिकूल परिस्थिति, दबावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए कम दबाव वाले क्षेत्र या ज्यादा अनुकूलनी, उनके लिए ज्यादा एडेप्टिव हो, ज्यादा अनुकूलनी क्षेत्र में पलायन कर जाते हैं, है ना बेटा? चले जाते हैं। और दबावपूर्ण स्थितियां बीतने पर पुनः लौट आते हैं, वापस आ जाएंगे, पुनः लौट आते हैं, है ना बेटा? तो एरिया एस्केप कि एक विशेष क्षेत्र के अंदर प्रतिकूल स्थितियां आ गई, दबावपूर्ण स्थितियां आ गई, तो प्रतिकूल अवस्थाओं में अपन कहें कि उन क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि अनेक जंतु अस्थायी रूप से दबावपूर्ण प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर, यानी उन क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं जहां
परिस्थितियां सामान्य हो या ज्यादा अनुकूलनीय हो, है ना, तो वहां पलायन कर जाते हैं और दबावपूर्ण स्थितियां बीतने पर पुनः लौट आते हैं, वापस लौट के आ जाएंगे। तो आपका क्या होगा? माइग्रेशन। क्या होगा बेटा? माइग्रेशन, प्रवास। बोलो हाँ, है ना। और अपन बात बेटा कि ये आपका प्रवास होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। और इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो साइबेरियन क्रेन है। साइबेरियन क्रेन, तो आप जानते हो कि साइबेरियन क्रेन, है ना बेटा, साइबेरियन सार्स। तो आपको अच्छे से पता है बेटा कि जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र होते हैं जहां अत्यधिक ठंड पड़ती है, और साइबेरिया भी उनमें से है। तो देखो सर्दियों में मैं आपको बताऊं बेटा, सर्दियों में साइबेरिया से जो विंटर सीजन होती है बहुत प्रतिकूल होती है उनके लिए, बहुत ठंड होती है वहां पर। तो सर्दियों में साइबेरिया से साइबेरियन सारस या क्रेन, साइबेरियन सारस राजस्थान के प्रसिद्ध जो आप समझ रहे हो बेटा कि केवलादेव घना राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में आ जाते हैं। और बेटा यहां जनन जैसा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, क्योंकि उनके लिए अच्छा अनुकूलनीय क्षेत्र है, तो आ जाते हैं और जनन जैसा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे ही दबावपूर्ण स्थितियां बीत जाए तो पुनः लौट जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? माइग्रेशन। क्या हो गया बेटा? माइग्रेशन। यस, बार बार कह रहा हूं कि जीव दबावपूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अतिथि अनुकूली क्षेत्र में जा सकता है, दबावपूर्ण अवधि बीत जाने पर वापस लौट आता है ना। जैसे पक्षी शीत ऋतु में लंबी दूरी का प्रवास करते हैं और अधिक अतिथि अनुकूली क्षेत्र हैं। काल में राजस्थान में स्थित जो केवलादेव घना राष्ट्रीय पार्क है भरतपुर के अंदर, वहां खूब सारे आप जानते हो बेटा कि जो साइबेरियन सार्स हैं वो अतिथि पक्षी के रूप में वहां पर उनका स्वागत होता, आ जाते हैं। और जैसे ही प्रतिकूल स्थिति बीत जाती है तो पुनः लौट जाते हैं। इसके अलावा एक तो आपने साइबेरियन क्रेन इसका एग्जाम्पल बता दिया माइग्रेशन का, साइबेरियन क्रेन। यस बेटा। और आप जानते हो कि मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करूं कि एक आपने बता दिया साइबेरियन क्रेन, और भी मैं आपको अभी का ताजा एग्जाम्पल बताता हूं साइबेरियन क्रेन के अलावा। अभी आपने देखा होगा लोकस्ट, यानी जो टिड्डी का दल आता है, टिड्डी दल, अभी आपने देखा ना टिड्डी दल बहुत ग्रुप के अंदर आता है वो, तो वो भी अपन बात रही प्रवास का एक एग्जाम्पल है। यस बेटा। अब देखिए अपन नेक्स्ट बातें करते हैं, एस्केप टू टाइम, समय का पलायन। एस्केप टू टाइम यानी समय का पलायन, और वो आपकी कंडीशन है सस्पेंड, निलंबन करना। तो अब नेक्स्ट कंडीशन अपन देखते हैं, सस्पेंड, निलंबन करना। तो देखिए बेटा, देखिए बेटा कि सस्पेंड, निलंबन करना, ये क्या होता है? या अपन कहें कि इसमें प्रतिकूल समय रहता है उस तक बचते हैं। तो ध्यान से सुना बेटा, देखो मतलब ये क्या होता है बेटा, यह जीवन चक्र की एक अवस्था है बेटा जिसमें कोई भी जीव प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अनेक, बहुत ही अच्छी लाइन इंसाइट दे रखी है, अनेक विकासात्मक, शरीर क्रियात्मक, जैव रासायनिक व्यवहार में परिवर्तन करता है, बेटा। और वो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अनेक चिरकालिक, जो मैंने पेनिट्रेट आपने सुना होगा, अनेक चिरकालिक संरचनाएं
संरचनाएं अर्थात अनेक विशिष्ट संरचनाएं निर्मित करते हैं। तो आपने कहा कि बेटा प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए ये अनेक चिरकालिक संरचनाएं अर्थात अनेक विशिष्ट संरचनाएं वो निर्मित करते हैं। किसमें? सस्पेंड में। और जिस क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थिति रहते हैं वहीं रहते हैं, लेकिन एक समय के लिए बच जाते हैं। एस्केप टू टाइम, एस्केप टू टाइम। यस बेटा, बोलो। अब देखो मैं आपको जो आपने सुनाई है चिरकालिक संरचनाओं का मीन क्या होता है ना? परनेशन संरचना की जो प्रतिकूल परिस्थिति में अक्रिय होकर पड़ी रहे और जैसे अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो वापस अंकुरित हो जाए, तो वो आपकी होती है बेटा चिरकालिक संरचना। यस बेटा। तो जैसे मैं आपको इसमें समझाना चाहूंगा कि कई सारी स्ट्रक्चर्स में क्या क्या है। जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको पता होना चाहिए बेटा, प्रतिकूल परिस्थितियों में अनेक जीवाणु होते हैं, कवक फंजाई होते हैं, वह निम्न पादप लोअर प्लांट जैसे एल्गी, मोटी भित्ति युक्त संरचनाएं, बहुत ही मोटी भित्ति युक्त संरचनाएं, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर, मोटी भित्ति की संरचनाएं विकसित करते हैं। जैसे स्पोर, सुना था ना भाई स्पोर, कई सारे स्पोर जो थिक वॉल्ड होते हैं। जैसे जीवाणुओं के अंदर एंडोस्पोर अंतःबीजाणु, कवकों में भी क्लेमाइडो बीजाणु जैसे, और एल्गी में भी स्पोर बनते हैं। ये बीजाणु जो इनको प्रतिकूल स्थितियों से क्या करते हैं बेटा? बचाते हैं एक समय के लिए। तो अपन बोलते हैं एस्केप टू टाइम। यस बेटा। इसी प्रकार देखो बेटा कि जो हायर प्लांट हैं, हायर प्लांट यानी उच्च पादप, एंजियोस्पर्म रही है ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उच्च पादपों में सीड, एक तो बीज, तुम्हें पता ना बीज प्रसुप्ता में रहता है तो प्रतिकूल परिस्थिति से बच सकते हैं। बीज और अनेक कायिक प्रवर्ध यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाते हैं। पता होना चाहिए ना बेटा। देखो आपको जितने भी भूमिगत तने हैं, परकंद जो हल्दी अदरक है, कंद आलू है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो उनमें भोजन संचय तो रहता ही है और वो पड़े रहते हैं जमीन के नीचे अक्रिय होकर, और उपापचय चलता रहता है, उपापचय क्योंकि भोजन है, और पड़े रहे। जैसे अनुकूल परिस्थिति आ गई तो वापस वो अंकुरित हो जाते हैं। तो वहां 11वीं में मॉर्फोलॉजी के अंदर जो भूमिगत तने वहां लिख रखा है कि कायिक प्रवर्धन, भोजन संचय, लेकिन साथ साथ में चिरकालिक अंग भी हैं। यानी चिरकालिक अंग वे संरचनाएं होती हैं जो पादप को प्रतिकूल पर्यावरण से बचाती हैं और अनुकूल पर्यावरण आने पर अंकुरित हो जाती हैं। तो आप जानते हो कि उच्च पादपों में बीज और अनेक कायिक प्रवर्धक संरचनाएं, ये भी जैसे अपन कहें बेटा उनको प्रतिकूल परिस्थिति में बचाती है। जैसे अपन कहें राइजोम प्रकंद है ना, और वो कंद ट्यूबर, जो भी आपने भूमिगत तने पढ़े थे, बात को समझे? तो ये बात आपकी हो गई। तो इसका मतलब देखो कि हाँ बेटा ये कंडीशंस आपकी हो गई। अब देखो आगे जो एक महत्वपूर्ण स्थितियां और आएगी जो अनेक सजीव दर्शाते हैं, तो वो क्या दर्शाते हैं मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट। तो बेटा देखो नेक्स्ट इसके अंदर कि समय का पलायन कैसे होता है, और तो यहां मैं आपको समझा देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो और भी आपके दिमाग की फेज क्लियर होंगे, मन लगाकर पढ़ोगे तो, है ना बेटा। तो ध्यान से सुनो कि देखो फिर मैं आपको कहूं बेटा कि कुछ ऐसी स्थितियां होती है कि कुछ जीव समय में पलायन करके दबाव से बचते हैं। जैसे मैं आपको अगले इसके अंदर रूप बताऊं कि एक पॉइंट होता है, मैं आपको बताऊं बेटा हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता, है ना। तो जैसे बेटा कुछ जीव कैसे
अपन बात उड़ा कि समय का पलायन कर जाते हैं, एस्केप टू टाइम, एस्केप टू टाइम, यानी वो अपन कहते हैं बेटा कि ये समय का पलायन करके दबाव से बचते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यहां प्रोसेस है जैसे हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता आप जानते हैं, शीत निष्क्रियता, समझ गए बेटा। शीत निष्क्रियता बेटा आप सब जानते हैं कि ये विंटर स्लिप होती है, विंटर स्लिप, जब सर्दी में बहुत प्रतिकूल स्थिति आ जाती है तो हाइबरनेशन, विंटर स्लिप, है ना। और आपको अच्छे से पता है कि शीत निष्क्रियता जो एम्फीबिया, रेप्टिलिया या फिर ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू में पाई जाती है, क्या, हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता क्या होती है बेटा कि विंटर के दौरान ये कुछ जंतु विंटर के दौरान, इन प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान ये जंतु अपने शरीर को सिकुड़कर अक्रिय अवस्था में चले जाते हैं, अक्रिय अवस्था में चले जाते हैं, है ना बेटा, अक्रिय अवस्था में चले जाते हैं जब तक प्रतिकूल समय है, और उस समय से बच जाते हैं, हाइबरनेशन। आपको पता है बेटा कि हाइबरनेशन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हाइबरनेशन है वो ध्रुवीय भालू, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू, पोलर बियर, सॉरी बेटा, ध्रुवीय भालू, पोलर बियर, या जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, जैसे सांपों में ये शीत निष्क्रियता देखने को मिलती है। यानी इनके बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, भोजन तो संचय रहता ही है, और ये अपने बॉडी को बिल्कुल सिकुड़ लेते हैं, सिकुड़कर अक्रिय हो जाते हैं, और अपने आगे की डेवलपमेंट स्टेज जो भी प्रोसेस उनको रोक देंगे और अक्रिय हो जाएंगे, ऐसे घूम के गेंद की तरह पड़े रहेंगे, और पड़े रहेंगे तो अंदर फूड ही धीमा धीमा मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा और ये उस समय को गुजार जाएंगे। तो ये आपका होगा हाइबरनेशन। दूसरा आपका होता है बेटा एस्टिवेशन, एस्टिवेशन यानी ग्रीष्म निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता। ग्रीष्म निष्क्रियता बेटा क्या होती है, ग्रीष्म निष्क्रियता अपन बोलते हैं समर, यानी गर्मी में समर सिल्प, ये लो जी समर सिल्प अपन उसको बोलते हैं, उसको विंटर सिल्प, इसको समर सिल्प। इसमें देखो बेटा क्या होते हैं कि जैसे घोंगे, घोंगे यानी स्नेल, और मछलियां, घोंगे व मछलियां जल शुष्कन जैसी स्थिति में, जल शुष्कन जैसी स्थिति में एस्टिवेशन दर्शाती हैं। क्या दर्शाती है बेटा, एस्टिवेशन दर्शाती है। समझ रहे हो। अगर आपने गांव में देखा होगा कि जैसे बरसात के अंदर थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, तालाब सा बन जाता है, फिर क्या होता है कि जलीय मेंढक और मछलियां आ जाती हैं, फिर धीरे 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 किनारों से पानी सूखने लगता है ना। और जब पानी कम ही रह जाता है तो सूर्य का प्रकाश तेज गिरता है तो पानी गर्म हो जाता है, तो मछलियां मूवमेंट करती है, फिर और पानी सूखता जाता है तो कीचड़ सा बच जाता है, तो मछलियां उस जल शुष्कन से बचने के लिए कीचड़ में धस जाती है, अक्रिय होकर किसमें धस जाती है, कीचड़ में, है ना। तो कीचड़ में धसकर वो क्या दर्शाती है, एस्टिवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता, जो घोंगे मछलियों में है। यस बेटा, बोलो बोलो यस। अब देखो बेटा कि एक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थिति आपको वहां एनसीईआरटी ने दे रखी है, और वो आपको दे रखी है बेटा डायपोज। डायपोज मतलब उपरति। तो डायपोज क्या होता है, वो भी इसी में आता है, एस्केप टू टाइम, है ना बेटा। एस्केप टू टाइम कैसे अपन बात बेटा की करते हैं, तो डायपोज या उपरति क्या होता है। अब आपका बेटा देखो थर्ड आपका होता है डायपोज, सॉरी डायपोज, उपरति। यस बेटा। अब देखो ये जो सारी कंडीशन मैंने आपको बताई, जैसे आपने स्पोर बनाए, है ना बेटा, जैसे आपने हाइबरनेशन किया, शीत निष्क्रियता, जैसे आपने एस्टिवेशन किया, है ना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डायपोज। ये सारे किस में आएंगे, एस्केप टू टाइम, समय का पलायन, समय का पलायन। तो बेटा देखिए डायपोज क्या होता है,
तो अनेक जो जंतु पलवक होते हैं, अनेक जंतु पलवक, है ना बेटा। आपको मैं बताऊं कि तालाब और झीलों में, मतलब मैं आपको ऐसे लिखूं कि देखो आराम से कि तालाबों व झीलों में मिलने वाले अनेक जंतु पलवक जो जू प्लैंकटन होते हैं। जू प्लैंकटन में आप जानते हो बेटा कौन आते हैं? जैसे एक तो होता है पादप पलवक डायटम, और ये एक होते हैं जू प्लैंकटन, ये अमीबा रही है या फिर विभिन्न जीवों के लार्वा, विभिन्न जीवों के लार्वा। तो तालाब और झीलों में मिलने वाले अनेक जंतु पलवक जू प्लैंकटन प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे प्रतिकूल परिस्थिति रहती है, मान लो तापमान ज्यादा हो गया सरफेस का, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने डेवलपमेंट की, जैसे लार्वा से डेवलपमेंट होता ना, तो बेटा अपने डेवलपमेंट की सभी स्टेज रोक देते हैं, अपने डेवलपमेंट की बेटा सारी स्टेजेज रोक देते हैं, है ना, और परिवर्धन की अवस्थाओं को रोक देते हैं, डेवलपमेंट की स्टेजेस को रोक देते हैं और अक्रिय हो जाते हैं, है ना बेटा, अक्रिय हो जाते हैं, अपने उपापचय को धीमा कर लेते हैं, अपने परिवर्धन की, लार्वा से वयस्क में बदलने की जो परिवर्धन होता है डेवलपमेंट की स्थितियों को रोक देते हैं और समूह में इकट्ठे हो जाते हैं, समूह में इकट्ठे हो जाते हैं। यस बेटा, इसे आप क्या कहते हो? डायपोज, उपरति, डायपोज, उपरति, और प्रतिकूल स्थितियों से बचते हैं और प्रतिकूल स्थितियों से बच जाते हैं। तो ये सारे उपाय मैंने आपको बता दिए बेटा, बात को समझे? तो बेटा देखो, रेगुलेट करना, रेगुलेशन करना, नियमन करना और अपने आंतरिक पर्यावरण को नियमन करना, नियामक, समस्थापन, ताप नियमन और प्राशन नियमन की क्षमता लेना, तो नियामक कौन थे? और नियामक होने से अंदर की कार्य दक्षता कैसे बढ़ती है? फिर ऐसा तो केवल 1% ही कर पाए। फिर कन्फर्मर समरूपण रखना, तो कन्फर्मर कौन थे? फिर उद्विकास के दौरान क्या कन्फर्मर ने नियामक होने की कोशिश नहीं की, लेकिन बहुत कम ही ने सफलता पाई, अधिकांश सफलता नहीं पा पाए। इसका कारण क्या था? फिर पार्शियली रेगुलेटर क्या होते हैं? फिर प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए या टेम्परेचर का सजीवों के व्यवहार पे प्रभाव, तो ये 2 डिवाइसेज, माइग्रेशन प्रवास क्या होता है, एरिया एस्केप, और ये सस्पेंड, निलंबन करना। सस्पेंड जानते हो बेटा? सस्पेंशन क्या होता है? जैसे पानी में मिट्टी के कण को डाल दें तो नीचे मिट्टी के कण बैठ जाते हैं ना, अक्रिय हो जाते हैं, तो वो आपका क्या होता है? बात को समझ पा रहे हैं? तो ये सारी चीज बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल पे समझाई। और अपन ने कहा था कि समस्थापन, ये तो अगर रेगुलेट होते ना, आंतरिक वातावरण को नियमित करते हैं, तो वो तो होता प्राकृतिक, अपने शरीर की कार्य की क्रियाओं और व्यवहारिक प्रक्रमों के द्वारा। लेकिन अपन ने कहा था कि कृत्रिम साधनों से भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन वो तो अब कंडीशन बनी है और वो तो बहुत मुश्किल है उसको भी करना। बात को समझ रहे हो आप? तो सारी चीजें बेटा मैंने आपके सामने अभी रिकेप कर दी, सारी बातें बता दी। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है, एनसीईआरटी से इसको बेस्ट तैयार करें। मैंने सारी थ्योरी लिख दी है ना बेटा। का जो टॉपिक है वो है एडेप्टेशन। क्या है बेटा? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब आप समझ सकते हो कि अनुकूलन, अनुकूलन, एडेप्टेशन। यस बेटा, तो ध्यान दीजिए बेटा कि एडेप्टेशन, अनुकूलन क्या होता है, मैं आपको बताऊं। बेटा आपने कहा था कि जैसे जो कन्फर्मर होते हैं, समरूपी होते हैं, उनको पूरे वर्ष भर एक नियत सा तापमान चाहिए, क्योंकि उनका शरीर के अंदर का तापमान या शरीर के द्रव्यों की आंतरिक पराक्षण सांद्रता बाह्य प्रवेश से बदलती है। तो उनको एक कांस्टेंट, मतलब एक स्थिर तापमान की जरूरत होती है, और थोड़ा भी अगर बदलाव होता है तो फिर वो जीवित रहने के लिए कई सारे एडेप्टेशन, अनुकूलन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? अनुकूलन, एडेप्टेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो अपन कहें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि एडेप्टेशन ये जीव
जीव मतलब एक इंडिविजुअल। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल सजीव, तो अपन कहें बेटा कि ये जीव का ही कोई एक ऐसा गुण, ये जीव का ही कोई एक ऐसा गुण जो आप समझ सकते हो कि आकार की हो सकता है बेटा, कार्य की हो सकता है बेटा, व्यवहारिक हो सकता है, या जैव रासायनिक भी। लेकिन आपने कहा कि ये जीव यानी इंडिविजुअल का ही कोई एक ऐसा गुण, आकार की, कार्य की और व्यवहारिक, जो उसे अपने आवास में जीवित रहने तथा जनन करने के योग्य बनाता है। जीवित रहने तथा जनन करने के योग्य बनाता है ना बेटा। तो देखो बेटा कि कोई भी एक इंडिविजुअल, एक सजीव, है ना, ये पॉपुलेशन या समुदाय का गुण नहीं है। कोई भी एक जीव, इंडिविजुअल का कोई एक ऐसा गुण जो आकार की हो सकता है, कार्य की हो सकता है, व्यवहारिक हो सकता है, जैव रासायनिक हो सकता है, जो उसे अपने ही आवास में जीवित रहने, सर्वाइवल, जीवित रहने और जनन करने के योग्य बनाता है। ये आपका क्या बेटा, एडेप्टेशन। क्या बेटा, एडेप्टेशन, अनुकूलन। यस बेटा। अब देखो बेटा मैं आपको बताऊं कि देखो अनेक अनुकूलन, पृथ्वी के ऊपर अनेक अनुकूलन, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैं बताता हूं कि पृथ्वी के ऊपर अनेक अनुकूलन, अपन कहेंगे बेटा कि पृथ्वी पर अनेक अनुकूलन, पृथ्वी पर अनेक अनुकूलन लंबे जैव विकास, इवोल्यूशन, लंबे जैव विकास के बाद विकसित हुए। लंबे जैव विकास के बाद, एक बहुत लंबा इवोल्यूशन टाइम लगा, तो पृथ्वी पर अनेक अनुकूलन लंबे जैव विकास के बाद विकसित हुए और आनुवांशिक रूप से स्थिर हो गए। मतलब बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक रूप से स्थिर हो गए, है ना, यानी स्थायी हो गए बेटा। तो जेनेटिकली फिक्स्ड, यस बेटा। तो एक लॉन्ग इवोल्यूशन टाइम, एक लंबे जैव विकास के बाद कई सारे अनुकूलन एक लंबे विकास यात्रा के बाद विकसित हुए और आनुवांशिकता स्थिर हो गए, जेनेटिकली फिक्स्ड। यस बेटा। यद्यपि इनमें से बहुत सारे अपन कहें कि यद्यपि ये एपिजेनेटिक भी हो सकते हैं, एपिजेनेटिक भी हो सकते हैं, अर्थात अस्थाई। यस बेटा। यानी जेनेटिकली नॉट फिक्स्ड, आनुवांशिक रूप से स्थिर नहीं होंगे, है ना, जेनेटिकली नॉट फिक्स्ड, आनुवांशिकता अस्थिर, ये बात है बेटा। तो देखो बेटा कि एक लंबी विकास यात्रा के बाद कई अनुकूलन विकसित हुए और वो आनुवांशिकता स्थिर हो गए। लंबी विकास यात्रा के बाद वो विकसित हुए और आनुवांशिक स्थिर हो गए, जेनेटिकली फिक्स्ड। और यद्यपि ये एपिजेनेटिक भी हो सकते हैं। एपिजेनेटिक मतलब अस्थाई, अर्थात जेनेटिकली नॉट फिक्स्ड, यानी आनुवांशिकता वो स्थिर नहीं होंगे। बात को समझ रहे हो? ये बात आपकी हुई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई। यस। तो अपन नेक्स्ट बात करें बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए बेटा कि अब अपन कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ अनुकूलन के उदाहरण देखते हैं। यस बेटा, तो ध्यान से सुनना।
यहाँ इकोलॉजी में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वेस हैं जो एनसीईआरटी ने लिया है, वो पादप और जंतु यानी पृथ्वी के सभी सजीव अपने आवास में रहने के लिए, अपने आवास में अच्छे से जीवन यापन करने के लिए और जनन के लिए क्या क्या गुण अपनाते हैं, बात को समझ रहे हैं। और पहले अपन बात उठा कि पुराने टाइम पर अपन केवल पादप अनुकूलन पढ़ते थे, है ना, पादप अनुकूलन पढ़ते थे। हालांकि आप समझ सकते हैं कि पादप एक ही जगह पर रहते हैं तो हर प्रकार के वातावरण को सहन करते हैं, तो ज्यादा एडेप्टेशन कौन प्रदर्शित करते हैं, प्लांट करते हैं, बात को समझे। लेकिन अपन यहाँ हर प्रकार की श्रेणी में अपन एग्जाम्पल या कई सारे अपन टाइप यहाँ पढ़ेंगे। यस बेटा, तो देखिए सबसे पहले जैसे अपन बेटा देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन यानी आकार की अनुकूलन, आकार की अनुकूलन। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन तो इनको अपन बोलते हैं बेटा फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं बेटा, फिनोटाइपिक एडेप्टेशन, आकार की अनुकूलन। यानी बेटा कई जीव अपने आवास में जीवित रहने और जनन करने के लिए और जो सराउंडिंग पर्यावरण है उन पर्यावरण परिस्थितियों को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए कुछ आकार की साधन, कुछ बाह्य आकार की परिवर्तन करते हैं, है ना। तो वो किसके अंदर आते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। और बाह्य आकार की है, बाह्य आकार की तो फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक लक्षण प्ररूपी, है ना बेटा, लक्षण प्ररूपी यानी फिनोटाइपिक एडेप्टेशन भी इनको अपन बोल सकते हैं। यस बेटा, अब आप देखिए बेटा कि जो फिनोटाइपिक एडेप्टेशन है और इसमें जैसे अपन एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकल में आकार की में एग्जाम्पल फर्स्ट अपन लेते हैं, तो जैसे अपन बेटा जीरोफाइटिक प्लांट्स, जीरोफाइटिक प्लांट यानी मरुद्भिद पादप, मरुद्भिद पादप, है ना बेटा। तो देखो कि जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, मरुद्भिद पादप होते हैं, वो जल की कमी वाले क्षेत्रों में, जहां जल की अत्यधिक कमी होती है, कमी वो महसूस करते हैं, है ना, तो उन क्षेत्रों के अंदर वो ग्रो करते हैं जीरोफाइटिक प्लांट, मरुद्भिद पादप। अब बेटा देखो कि जल की कमी मतलब वहां जीरिक कंडीशन होती है, शुष्कता होती है, ड्राई कंडीशन थोड़ी होती है। अच्छा, ये शुष्कता दो प्रकार की होती है, एक होती है भौतिक शुष्कता, वास्तव में जल की कमी हो जैसे मरुस्थल एरिया होता है, एक होती है कार्य की शुष्कता कि जल तो है लेकिन पौधा किसी रूप में ले नहीं सकता, या तो बहुत न्यून तापमान है, जैसे मान लो बर्फ के रूप में पानी जमा हो तो क्या पौधा ले सकता है उसको, या तो बर्फ के रूप में जमा हो या फिर बहुत ज्यादा लवणता हो, बाहर बहुत ही ज्यादा क्या हो, लवणीय जल हो, तो पौधा उसको लेने में सक्षम नहीं होगा, होते हुए भी उसको आप कहते हो कार्य की शुष्कता, फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। खैर, तो अपन बात रहा कि जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, मरुद्भिद पादप होते हैं, तो ये अपन बात रहा कि जल की कमी महसूस करते हैं। अब इनके अंदर क्या कि वाष्प उत्सर्जन से जल की ज्यादा हानि नहीं हो जाए, तो ये बहुत सारे एडेप्टेशन, बहुत सारे अनुकूलन, ये आकार की अनुकूलन विकसित कर लेते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे बेटा अपन कहें आपके सामने कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं तो शाकी हैं, तो उनके जो तना है या विशेषतः पत्तियां, तो पत्तियों की सतह पर आप जानते हो कि पत्तियों के अधिचरम पर थिक क्यूटिकल, अपन कहें कि बेटा प्रजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल यानी क्यूटिकल जो किससे बना है, क्यूटीन से, जानते हो ना मोमी पदार्थ क्यूटीन। यस, तो प्रजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल यानी मोटी उपचर्म की उपस्थिति, मोटी उपचर्म की उपस्थिति, है ना। और यह वाष्प उत्सर्जन से होने वाली जल हानि को कम कर देती है, कम कर देती है। बोलो बेटा, तो आप जानते हो ना ये जो मरुद्भिद पादप होते हैं, इनके तने या फिर विशेषतः पत्ती की जो अधिचरम होती है
लीफ की एपिडर्मिस, है बेटा। तो जो पत्ती की सतह होती है, पत्तियों की सतह, उस पर मोटी उपचरम थिक क्यूटिकल पाई जाती है। और ये जो मोटी उपचरम पाई जाती है, थिक क्यूटिकल, मोमी पदार्थ क्यूटीन की बनी होती है ना बेटा। तो आप समझ सकते हैं कि ये थिक क्यूटिकल होती है, तो यह वाष्प उत्सर्जन से होने वाली जल हानि को बहुत कम कर देती है। यस बेटा। तो ये देखो पहला अडेप्टेशन हो गया आपका, बोलो भी क्लियर। अब आप ध्यान दो नेक्स्ट, जैसे बेटा इनके अंदर अब मैं आपको बताऊं सनकेन स्टोमेटा, सनकेन स्टोमेटा, सनकेन स्टोमेटा होते हैं धसे हुए रंध्र, धसे हुए रंध्र, धसे हुए रंध्र। जैसे एक तो अपन बात रहे कि ये अधिचरम इस प्रकार से बाहर उभरता हुआ रंध्र हो, है ना, और एक अपन बात रहे कि ऐसे रंध्र बेटा ऐसे धस जाए, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि धसे हुए रंध्र, अधिचरम से नीचे की ओर धसे हुए रंध्र उपस्थित होते हैं, धसे हुए रंध्र उपस्थित होते हैं, है ना बेटा। तो ये आप समझ सकते हो बेटा कि सनकेन स्टोमेटा, सनकेन स्टोमेटा, बात को समझे। फिर देखो अपन नेक्स्ट लेते हैं बेटा, जैसे अगर अपन जीरोफाइटिक प्लांट की बात करें तो नेक्स्ट आप देखिए, मैंने आपको बता दिया थिक क्यूटिकल हो गई, सनकेन स्टोमेटा हो गई। अब आप ध्यान देना इन पादपों में, इन पादपों में, इन पादपों में अधिकांश में आपने 11th मॉर्फोलॉजी में पढ़ा, अधिकांश में पत्तियां, पत्तियां स्पाइंस में, जो पत्तियां हैं वो स्पाइंस में रूपांतरित हो जाती है, स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती है, स्पाइंस में रूपांतरित हो जाती है ना बेटा, ताकि सरफेस एरिया, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना बेटा, सरफेस एरिया वो रिड्यूस हो जाएगा पत्ती का सरफेस एरिया, क्योंकि पत्तियां तो कांटों में रूपांतरित हो गई, सूढ़ में, लीफ स्पाइन में, बोलो। तो आप समझ रहे हैं कि वो स्पाइंस में रूपांतरित हो जाती है। यस बेटा, जैसे आपने अच्छे से सुना है। तो जब वो स्पाइन से बदल गई तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, और आप जानते हो कि उससे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होने वाली जल हानि क्या हो गई, कम हो गई। जैसे आप इसमें एग्जांपल लेते हो फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड आपने पढ़ा था, फिल्लोक्लेड, प्रणाब स्तंभ, प्रणाब स्तंभ। तो प्रणाब स्तंभ में तो आपने क्या पढ़ा था, कैक्टस, कैक्टस और ओपुंसिया, ओपुंसिया यानी नागफनी, कैक्टस और ओपुंसिया पढ़ा था ना। तना, तना हरा चपटा और थिक क्यूटिकल और अंदर मांसल, जल और श्लेष्मा भरा होता है मांसल, तना हरा चपटा, बिल्कुल ऐसे तना बिल्कुल हरा चपटा, फ्लैट ऐसे हरा चपटा हो जाता है, हो गया था ना। और ऐसे ये लो तना हरा चपटा, और ऐसे लीफ स्पाइन में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई थी। तो ये था फिल्लोक्लेड, प्रणाब स्तंभ, कैक्टस, ओपुंसिया, नागफनी। यस, ऐसे अपन बात रहे कि वहां एक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा क्लेडोड, क्लेडोड, क्लेडोड था प्रणाब पर्व, प्रणाब पर्व, मुख्य तने से फिर शाखा, और शाखा की एक या दो पर्व संधि फैलकर हरी चपटी हो जाए तो प्रणाब पर्व है ना। रसकस में, एस्परगस में, बोलो रसकस में, एस्परगस में। तो ये बात आपकी होगी, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, मरुद्भिद अनुकूलन। ये सारी बातें आप पढ़ भी चुके हो, लेकिन एक एक लाइन मैंने वापस बता दिया आपको बेटा। यस, अब आप ध्यान दे दो। इसके बाद में अगर अपन फोर्थ लेते हैं कि इन पादपों में ज्यादातर अपन देखें तो जो मांसल मरुद्भिद होते हैं, मांसल मरुद्भिद ये होते हैं नागफनीर, ग्वारपाटार, कैक्टस, ये है ना। तो बेटा देखो कि इन पादपों में जो मांसल मरुद्भिद होते हैं, इन पादपों में विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषण, विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषण बेटा कैसे, कैम, कैम पाथवे अगर आपने सुना 11th फिजियोलॉजी के अंदर, कैम, कैम अपन कहते हैं क्रेसुलेशन, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म।
जब आप समझ सकते हो बेटा कि ये पाथवे पाया जाता है ना, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम पाथवे, तो इसमें क्या होता है कि विशेष कार्बनिक अम्ल बनने से जो रंध्र होते हैं ना वो दिन के समय बंद रहते हैं। कब ओपन होते हैं? दिन के समय बंद रहेंगे, नाइट में ओपन होंगे। तो किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, यानी तमो क्रियाशील रंध्र पाए जाते हैं। तमो क्रियाशील रंध्र पाए जाते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, यानी ऐसे रंध्र जो केवल नाइट में ओपन होंगे। जानते हो ना, नाइट में ओपन होंगे, नाइट में ओपन होंगे तो रात्रि में खुलेंगे, दिन में बंद रहेंगे, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होने वाली जल हानि क्या होगी? कम होगी। यस बेटा। इसके अलावा देखो अपन ये जो मरुद्भिद पादप होते हैं इनमें और अपन अगर पादप के अकॉर्डिंग और अनुकूलन बताएं तो तुम जानते हो मरुद्भिद पादपों में जड़ तंत्र गहरा विकसित होता है, यांत्रिक उत्तक अच्छे विकसित होते हैं। ये अच्छे से जानते हो ना, जड़ तंत्र गहरा होता है, यांत्रिक उत्तक अच्छे विकसित होते हैं, पत्तियां तो बिल्कुल छोटी छोटी होगी, है ना, और या फिर जैसे स्पाइन में, कुछ में स्पाइन में बदल जाएगी। बात को समझे। इनमें एक श्रेणी होती है मांसल मरुद्भिद, मांसल मरुद्भिद, नागफनीर, कैक्टस, इनमें आपके ये कैम पाथवे, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, यानी विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषण। तो रंध्र केवल रात्रि में ही खुलते हैं। बात को समझ रहे बेटा। तो ये आपका हुआ मरुद्भिद पादपों का अनुकूलन जो जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं। यस बेटा। अपन बात करते बेटा कि जीरोफाइटिक प्लांट की मैंने आपको सारी बातें आपको मैंने बता दी। यस बेटा। और कंप्लीट ये आपका हो गया। अब देखो अपन अन्य यहां पर जो अनुकूलन लेते हैं तो अन्य की बात करते हैं, तो ध्यान से सुने। जैसे जंतुओं के लिए एक रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार नीट एग्जाम के अंदर आ चुका है बेटा, ध्यान से सुने। तो देखो बेटा कि जो नेक्स्ट आपका है, जो कई बार आप जानते हो कि नीट में आ भी चुका है, और वो एनिमल्स के लिए है, जंतुओं के लिए है, और वो मैं आपको बता दूं बेटा, उसको अपन बोलते हैं एलन्स रूल। एलन्स रूल, ये साइंटिस्ट है बेटा, एलन का नियम, एलन का नियम, एलन्स रूल। तो देखो बेटा समझे एलन्स रूल क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बेटा एलन्स रूल क्या है, एलन का नियम क्या है। तो देखिए बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो ठंडे प्रदेशों में जो जंतु हैं, स्पेशली पोलर रीजन, ध्रुव प्रदेशों में, तो मैं आपको बताऊं बेटा कि ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों, ठंडे प्रदेशों में यानी ध्रुवीय क्षेत्रों, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में सामान्यतः, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो ठंडे प्रदेशों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में सामान्यतः जो शारीरिक उपांग होते हैं बेटा, बॉडी नहीं, बॉडी मेन बॉडी नहीं, शरीर के उपांग, जैसे अपना बाह्यकरण होता है, कान के बाहर का जो ईयर पिन्ना होता है ना, बाह्यकरण, तो आप समझ सकते हैं कि जो शारीरिक उपांग है, जैसे बाह्यकरण है, जैसे पूंछ है, जैसे टांगे हैं, मैं आपको बता दूं बेटा, तो सामान्यतः अपन इनमें कहते हैं कि ठंडे प्रदेशों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में सामान्यतः शारीरिक उपांग जैसे कान यानी बाह्यकरण, है ना बेटा, कान, पूंछ, टैल या पाद, लिंब, लिम्ब्स होते हैं ना जो पाद, जैसे कान, बाह्यकरण, पूंछ, पाद आदि, या ठोडी भी आदि छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, है ना बेटा, ताकि ऊष्मा हानि को रोका जा सके,
अब समझे बेटा आराम से, ताकि उष्मा हानि को रोका जा सके, है ना बेटा। तो आप जानते हो कि ये उष्मा हानि को रोकने में सहायक है, शरीर से जो हीट का लॉस है उसको कम करने में सहायक है, उष्मा हानि को रोकने में सहायक है। बेटा क्या कहा अपन ने, देखो आराम से, ठंडे प्रदेशों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में सामान्यतः शारीरिक उपांग जैसे कान, बाह्यकर्ण, पूंछ, पाद, लिम्स आदि छोटे होते हैं, है ना, आदि छोटे होते हैं, ताकि उष्मा हानि को रोका जा सके। अब यहां बहुत दिमाग से समझना बेटा, यानी इन सब को अपन कहते हैं एक्सट्रीमाइटीज, बॉडी की इन संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं बेटा, एक शब्द मैं आपको बता दूं, एक्सट्रीमाइटीज, एक्सट्रीमाइटीज कहते हैं इनको अपन। एक्सट्रीमाइटीज होते हैं यानी बॉडी के बाहर के उपांग, जैसे पूंछ है, ये बड़े पाद, लिम्स है, या बाह्यकर्ण, बाह्यकर्ण। अब बेटा यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, कोई चीज को दिमाग से सोचा करें, है ना बेटा, दिमाग से सोचा करें। जैसे मैंने आपको वहां पर क्या बताया था, बर्गमान के नियम में, बर्गमान के नियम में तो मैंने ये बताया था, आप ऐसे को दोगे कि बेटा बर्गमान के नियम, बर्गमान का नियम जब था वहां पर, तो उसमें तो मैंने ये बताया था कि ठंडे प्रदेशों में जो जंतु हैं, ठंडे प्रदेशों के जंतुओं का शरीर बड़ा होता है। शरीर क्या होता है, बड़ा। यस बेटा, शरीर बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि छोटे शरीर के वहां नहीं होंगे, छोटे बॉडी के नहीं होंगे, जैसे स्तन, छोटे स्तनधारी या पक्षी, हमिंग बर्ड। क्यों, क्योंकि शरीर का आकार जितना छोटा होगा, वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज्यादा होगा। और ये आपको कैलोरी नियम सीधा बताता है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि हीट लॉस उष्मा की हानि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। तो तुम कहते हो सर वहां तो आप बड़ा आकार बता रहे हो और यहां से कह रहे हो कि ये छोटे होते हैं। अरे बेटा, शरीर का आकार तो हमेशा ही, शरीर का आकार तो बड़ा होगा, जैसे ध्रुवीय भालूरी, ठंडे प्रदेशों के जंतुओं का शरीर का आकार तो बड़ा होगा, लेकिन शरीर के ऊपर जो उपांग होते हैं ना, मतलब बाह्यकर्ण, पूंछ, वो छोटे होंगे, क्योंकि अगर वो लंबे हो गए तो फिर वो तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और हीट लॉस हो जाएगा। जबकि तुम जानते हो मरुस्थल के अंदर जैसे नेवड़ा होता है, मरुस्थली जो चूहा होता है, उनमें लंबी लंबी पूंछ होती है, लंबी लंबी पूंछ, वो इसलिए होती है कि उष्मा हानि कर सके। जबकि ठंडे प्रदेशों के जंतुओं का शरीर का आकार बड़ा होगा, लेकिन शरीर के ऊपर जो एक्सट्रीमाइटीज हैं, उपांग हैं, वो छोटे होंगे। शरीर के ऊपर जो उपांग है ना, वो छोटे होंगे, क्योंकि उपांग बड़े होंगे ना, तो आप जानते हो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। लंबी पूंछ, है ना, ये नहीं होंगी। किन में नहीं होगी, जो ठंडे प्रदेशों के हैं। तो बेटा देखो बहुत अच्छा, एलन्स रूल, ये आपका हो गया एलन्स रूल। और ये 2-3 बार अपन बात रहा कि नीट में यहां से क्वेश्चन आ गया। तो ये मैंने मोटे मोटे अपन बात रही, जो मैंने आपको मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में बात की। यस बेटा, अब जैसे अपन फिजियोलॉजिकल श्रेणी ले लेते हैं, फिर बायोकेमिकल, कई सारे जैव रासायनिक हैं, कुछ व्यवहारगत भी हैं। बात को समझ रहे हैं आप? यस। तो ये बेटा आपका है एलन का नियम। एक ही बात समझनी है कि एलन का नियम ये कहता है कि ठंडे प्रदेशों में जो जंतु है ना, उनका शरीर का आकार तो बड़ा है, लेकिन शरीर के ऊपर जो उपांग है ना, उपांग मतलब पूंछ, बाह्यकर्ण, ये हमेशा छोटे होंगे, ताकि वो अतिरिक्त उष्मा हानि को कम कर सकें या रोक सकें। क्योंकि उनको अगर वो हीट लॉस कर देंगे तो उपापचय के द्वारा वापस ऊर्जा बनाने में उनको बहुत ही खर्चीला प्रक्रम है। बात को समझ रहे हो ना? यस, यस बेटा। अब देखो अपन नेक्स्ट लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे मन लगाकर मस्ती से बढ़िया तरीके से आपको सीखना है। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में आपको बोल रहा हूं बेटा, ये अगर नहीं बोलता मैं लाइन टू लाइन, तो ये जेनेटिकली फिक्स्ड और ये एपिजेनेटिक, ये पॉसिबल नहीं था। बात को समझ रहे हो, है ना बेटा? तो अब नेक्स्ट देखिए। अब देखिए बेटा कुछ बायोकेमिकल एडेप्टेशन, बायोकेमिकल एडेप्टेशन, जैव रासायनिक अनुकूलन, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ जीव अपन बात रहे कि अपने जो कोशिकीय संरचनाएं होती है, भित्ति, झिल्ली या अन्य कई कार्य है ना, या कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन करके उन प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटते हैं, तो बायोकेमिकल एडेप्टेशन। इनमें से ज्यादातर कार्य की श्रेणी में ही होंगे, फिजियोलॉजिकल कैटेगरी में ही जाएंगे। यस बेटा। अब आप ध्यान दो कि बायोकेमिकल एडेप्टेशन, जिसमें उदाहरण आपको दूं, जैसे इसमें एग्जाम्पल है, फर्स्ट है, मान लो, क्लियर है ना बेटा? तो जैसे
फर्स्ट आपके सामने बेटा मैं प्रस्तुत करूंगा, आपको पता है कंगारू रैट। कंगारू रैट कहां पाया जाता है? कंगारू चूहा, सॉरी कंगारू चूहा। थोड़ा देखो कि जो कंगारू चूहा है यह उत्तरी अमेरिका के मरुस्थलों में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के मरुस्थलों में पाया जाता है। कौन? कंगारू चूहा। अब आप समझ सकते हो बेटा कि उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में पाया जाता है कंगारू रैट, है ना। तो आप जानते हो कि मरुस्थल में डेजर्ट में है, तो ये भी वहां पर इसको पानी की बहुत कमी रहती है। पानी की क्या रहती है? कमी। तो बेटा देखो कि ये अपनी जो जल की आवश्यकताओं कैसे पूर्ति करता है, यह अपनी आंतरिक वसाओं के ऑक्सीकरण से, अपनी बॉडी के अंदर जो फैट है बेटा, है ना, तो ध्यान सुनो, ये अपनी आंतरिक वसाओं के ऑक्सीकरण से उप उत्पाद, जब वसाओं का ऑक्सीकरण होता है तो सब प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में जल उत्पन्न करता है। जल उत्पन्न करता है और उस जल को बेटा उस जल को अपनी आवश्यकताओं में प्रयुक्त कर लेता है। समझ गए बेटा? यानी आप जानते हो अपने इसके बॉडी के अंदर जो वसाएं हैं उनका ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन में सब प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? जल बनता है। और जल को ही अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जो जल की रिक्वायरमेंट है उनको पूर्ति कर लेता है, अपनी आवश्यकताओं में प्रयुक्त करता है। बात को समझ रहे बेटा? ये सीधी सी बात है, हैं? अब आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा आप जानते हो कि यह अपने यूरिन, जो मूत्र है, यूरिन मूत्र का अत्यधिक सांद्रण कर लेता है, कंसंट्रेट कर लेता है बेटा, अत्यधिक सांद्रण कर लेता है ना बेटा। तो अपने यूरिन को भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर लेता है, ये सांद्रित कर लेता है, ताकि उत्सर्जी पदार्थों को हटाने में कम से कम जल की हानि हो। उत्सर्जी पदार्थों को हटाने में कम से कम जल की हानि हो। तो ऐसे कुछ एडेप्टेशन लेकर ये उस डेजर्ट एरिया में सरवाइव करता है। कौन? कंगारू रैट। तो आपको इन साइड में दे रखा है बेटा, क्लियर। यहां अपन और देखते हैं, जैसे आप समझ सकते हो बेटा कि जो पोलर रीजन है, या अपन बात बेटा कि जो अंटार्कटिका के पास जो पोलर रीजन है, मैं आपको बता दूं अंटार्कटिका के अंदर जो मछलियां हैं, या ऐसे कहते हैं अपन बेटा कि पहले ध्रुवीय समुद्र है, ध्रुवीय समुद्रों में अब ध्रुवीय समुद्रों में यानी बेटा पोलर रीजन्स में, कुछ जलीय स्तनधारी जैसे सील्स, तो ध्रुवीय समुद्रों में, पोलर रीजन में, है ना बेटा, वहां कुछ जलीय स्तनधारी जैसे सील, जानते हो वेल, सील, है ना, तो वो स्तनधारी बेटा, मछली नहीं है, तो कुछ जलीय स्तनधारी पाए जाते हैं। यस बेटा। और ये जो जलीय स्तनधारी पाए जाते हैं, आप जानते हो कि इतने न्यून ताप पर, उस अपन बात रही इतनी ठंड में वो कैसे जीवित रह जाते हैं। तो आपको पता है ध्रुवीय समुद्र पोलर रीजन में कुछ जलीय स्तनधारी पाए जाते हैं, है ना, सील। तो इनके शरीर पर वसा का मोटा आवरण पाया जाता है, जिसे आप जानते हो क्या कहते हैं? जिसे बेटा क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं ना। आप भी अच्छे जानते हो ना, ब्लबर पाया जाता है। जो जलीय स्तनधारी होते हैं सील या व्हेल में, ब्लबर, वसा की मोटी परत
बल्बर पाया जाता है। और यह हीट इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, उष्मारोधी की तरह काम करता है बेटा। अब उष्मारोधी की तरह कार्य करता है तो आप समझ सकते हो, जब ये उष्मारोधी की तरह कार्य करेगा तो किसी भी रूप से उनके शरीर से उष्मा की हानि नहीं होने देगा। उष्मा की हानि नहीं होने देगा तो ये इस पोलर रीजन में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। बात को समझ रहे कि नहीं समझे आप? तो आप समझ रहे हैं कि जब ये बड़े आकार के होते हैं, है ना, लेकिन बॉडी से हीट का लॉस नहीं होता है, कारण होता है कि वसा का मोटा आवरण बलबर का पाया जाना। वसा का मोटा आवरण बलबर, यस बेटा। तो अब देखो, जैसे वसा का मोटा आवरण बलबर, इसको मॉर्फोलॉजिकल में, लेकिन ज्यादातर ये क्या है, बायोकेमिकल है। वैसे मॉर्फोलॉजिकल में ना लेकर अपन क्या बायोकेमिकल अडेप्टेशन की बात करेंगे, और कुछ कार्य की क्रियाएं होती तभी ये उत्पन्न होते हैं। बात को समझ रहे नहीं समझ रहे हो? अब बेटा देखो नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, किसी अपन ये थर्ड देखते हैं, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिक फिशेज, ये अंटार्कटिक मछलियां, है ना बेटा। तो ध्यान से सुनो, देखो बेटा कि जो अंटार्कटिक मछलियां हैं, अंटार्कटिक मछलियां अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अत्यधिक तरलता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अत्यधिक तरलता यानी बेटा फ्लूइडिटी, अत्यधिक तरलता के कारण अत्यंत न्यून तापमान, मतलब 0 से नीचे तापमान, है ना बेटा। अत्यंत न्यून तापमान पर भी अपने शरीर के विभिन्न द्रव्यों की तरलता को बनाए रखती हैं बेटा, यानी जमने नहीं देती। तो बेटा जानते हो अंटार्कटिका में जब 0 से नीचे रहता तापमान तो भी वहां पर ये मछलियां जीवित रह पाती हैं। और क्यों? क्योंकि अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अत्यधिक तरलता के कारण अत्यंत न्यून तापमान पर भी 0 से नीचे पर भी अपने शरीर के विभिन्न द्रव्यों, जो बॉडी फ्लूइड विभिन्न द्रव्यों की तरलता को बनाए रखती हैं, यानी विभिन्न द्रव्यों की तरलता को बनाए रखती हैं, यानी बेटा तरल अवस्था में बनाए रखने में सक्षम होती है, उनको जमने नहीं देती है। क्यों भाई? क्योंकि इनके जो फ्लूइड मोजेक मॉडल होता है, मेम्ब्रेन होती है, या चाहे वो मेन मेम्ब्रेन हो चाहे अंदर कोशिकांगों की मेम्ब्रेन हो, बात को समझे, तो उसमें एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, है ना बेटा, यानी उसको फ्रीज नहीं होने देते हैं, जमने नहीं देते हैं। और इनकी मेम्ब्रेन प्यूफा बोले तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना, ऐसे वसी अम्ल जो असंतृप्त हो, जानते हो ना संतृप्त और असंतृप्त, तो ऐसे वसी अम्ल जो बेटा असंतृप्त, तो इनकी मेम्ब्रेन में PUFA पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तथा कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, और बेटा कोलेस्ट्रॉल का काम ही क्या होता है कि या तो तरलता को कम करके या बढ़ाकर उसको कैसे भी मेंटेन करना, तरलता को मेंटेन करना काम होता है। तरलता लिपिड के कारण होती है, तरलता को मेंटेन करने का काम किसका होता है? कोलेस्ट्रॉल का। इसलिए बेटा तुम जानते हो कि अंटार्कटिका में जो मछलियां होती है वो 0 से नीचे तापक्रम पर भी जीवित रह जाती है। यस बेटा। अब देखिए आप नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको पहले बता चुके हैं। यस, और क्या है बेटा, देखो नेक्स्ट, इसका कारण मैंने आपको बता दिया।
तो देखिए बेटा कि जो नेक्स्ट है मैं आपको बता दूं, देखो बेटा कि सामान्यतः आप जानते हो कि अपने शरीर की उपापचय या सारी कार्य की क्रियाएं यानी एंजाइम दक्षता के साथ कार्य करें तो एक तापमान की संकीर्ण परास चाहिए। जैसे जो नियामक है उनमें भी अपने शरीर का आंतरिक तापमान कितना नियत है 37 डिग्री, कि 37 पर एंजाइम अच्छे से काम करते हैं। लेकिन आपको पता है बेटा कि कुछ विशिष्ट आवासों में, आपको पता है कुछ विशिष्ट आवासों में जैसे कि आपको पता है मैंने ये आवास बताए भी थे कि थर्मल स्प्रिंग गर्म झरने, या आप जानते हो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं बेटा गहरे समुद्रीय उष्ण जलीय क्षेत्र, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट है ना बेटा, वेंट्स। इन क्षेत्रों पर तापमान 100 डिग्री से भी अधिक होता है, 100 डिग्री से भी अधिक होता है बेटा, पता है ना, 100 डिग्री से भी अधिक होता है। लेकिन यहां कुछ आर्की बैक्टीरिया, आद्य जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया है ना बेटा, आद्य जीवाणु जैसे थर्मोएसिडोफिल्स खूब फलते फूलते हैं, यानी अच्छे से सरवाइव करते हैं। जबकि तापमान कितना बेटा 100 डिग्री से ज्यादा, 100 डिग्री से ज्यादा। अब ये कैसे कर पाते हैं बेटा, अपन कहते हैं कि गर्म पानी के झरनों और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में मिलने वाले आर्कियोबैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिल 100 डिग्री से भी ज्यादा पर सरवाइव करते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, आपके पीछे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दे रखा है और ये 11th डाइवर्सिटी में भी दे रखा है कि ये अपनी, है ना बेटा, ऐसा क्यों कर पाते हैं कि ये अपनी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पीएम, तो ये अपनी कोशिका भित्ति तक कोशिका झिल्ली के विशिष्ट रासायनिक संगठन के कारण इतने तापमान पर जीवित रहते हैं, इतने तापमान पर जीवित रहते हैं बेटा, समझ रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो आप जानते हो कि जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। मैं बता दूं मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकेन की, मैं आपको पूरा समझा दूं। लेकिन इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं होती है, इनमें नहीं होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। इनमें जो सेल वॉल होती है वो जटिल पॉलीसैकेराइड और भी जटिल पॉलीसैकेराइड की होती है, पॉलीसैकेराइड जटिल पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। मैं पूरा समझा देता हूं ये लोग। यस, साथ में जो कोशिका झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन की होती है, चाहे प्रोकैरियोट कोशिका हो चाहे यूकैरियोट कोशिका, लिपिड और प्रोटीन की होती है ना कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक ही चीज समान है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन की। लेकिन इनमें भी लिपिड प्रोटीन की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, लिपिड प्रोटीन की। लेकिन लिपिड साखित श्रृंखला वाले होते हैं, साखित श्रृंखला, है ना, ब्रांच लिपिड चेन, यानी साखित श्रृंखला वाली लिपिड होती है। तो बेटा आप समझ सकते हो कि जो, यानी जैसे मेम्ब्रेन में 2 लेयर होती है ना लिपिड की, फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती है, ऐसे फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती है ना ऐसे बेटा, बात को समझे। लेकिन इनमें आप जानते हो कि बीच में एक साखित श्रृंखला और होती है, साखित श्रृंखला, और उसको अपन फाइटोनिल पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, फाइटोनिल पार्श्व श्रृंखला। और ये फाइटोनिल पार्श्व श्रृंखला होने से ये अत्यधिक पीएच, अम्लता
और हाई टेम्परेचर पर ये 100 डिग्री तक तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। तो ये कोशिकीय आवरणों में दोनों आ गए, सेल वॉल भी आ गया और सेल मेम्ब्रेन भी। इन दोनों के कारण, इनके विशिष्ट रासायनिक संगठन के कारण ये इतने उच्च तापमान पर जीवित रह पाते हैं। बात को समझे बेटा? यस। अब देखो नेक्स्ट मैं एक और आपको बायोकेमिकल बताता हूं, जैव रासायनिक बताता हूं बेटा मैं आपको एक और। तो वो मैं आपको बताऊं जो एनसीईआरटी ने लाइन दे रखी है। यस बेटा, तो देखो कैसे। तो यहां आपको आधे जीवाणु में ना, आधे जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति भी और कोशिका झिल्ली भी। ये एपीएमटी 2014 में डायवर्सिटी से भी क्वेश्चन आया था, जब भित्ति ऑप्शन में नहीं था तो कोशिका झिल्ली। बात को समझे? और उसमें फाइटोनिल पार्श्व श्रृंखला लिपिड की, तो साखित लिपिड अणु पाए जाते हैं। तो इतने हाई टेम्परेचर पर भी ये जीवित रह जाते हैं। पूरी बात मैंने आपको समझा दी। इसके अलावा देखो बेटा, गहरे समुद्र के पेंदे पर आप जानते हो बेटा कि गहरे समुद्र, जो बहुत गहरा समुद्र है, तो गहरे समुद्र, अगला अपन पढ़ते हैं, सॉरी ये हमको बता दूं, है ना बेटा, गहरे समुद्र के पेंदे यानी जो बॉटम है, पेंदे पर स्थित मछलियां तथा कुछ अकशेरुकी, अकशेरुकी का मतलब इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। तो बेटा देखिए कि गहरे समुद्र के पेंदे पर स्थित मछलियां और कुछ अकशेरुकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विशिष्ट रासायनिक संगठन के कारण, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विशिष्ट रासायनिक संगठन के कारण इतने उच्च दाब पर भी, इतने उच्च दाब पर भी जीवित रह सकते हैं। समझ गए ना बेटा? अरे बेटा, समुद्र के पेंदे था, कोई गहराई का अंत ही नहीं है। जैसे जैसे गहराई पे जाते हैं तो दाब बढ़ता जाता है। इतने अधिक दाब को भी ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विशिष्ट संगठन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरलता के कारण, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरलता के कारण या तरलता में वृद्धि करके इतने उच्च दाब पर, अत्यधिक दाब पर भी जीवित रह सकते हैं। बेटा जानते हो इन समुद्रों के पेंदे पर सामान्य जो वायुमंडलीय दाब होता है उसके 100 गुना वायुमंडलीय दाब होता है, 100 गुना, उस पर भी ये जीवित रह पाते हैं, उस पर भी क्या रहते हैं? जीवित। बात को समझे? क्लियर? तो ये सारे मैंने आपको बायोकेमिकल एडेप्टेशन बताए, जैव रासायनिक। बात को समझ रहे हैं? अब अपन बात में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, कार्य के अनुकूलन। तो नेक्स्ट आप देखिए बेटा, कार्य की अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, कार्य के अनुकूलन। तो कार्य के अनुकूलन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से ये एग्जाम में आ जाता है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आ जाता है। और जैसे बहुत सारे बायोकेमिकल भी इसी श्रेणी से रिलेटेड थे, लेकिन मेन ये जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, किसे आप कहेंगे कि कोई भी सिम्टम आए तो उसके प्रति अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी, कार्य की करे, तुरंत क्विक रेस्पॉन्स करे, है ना, क्विक रेस्पॉन्स करे। तो देखो बेटा क्या होते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको दी कार्य के अनुकूलन में। तो आप जानते हो बेटा कि इस प्रकार के अनुकूलन, मैं आपको बताऊं बेटा, इस प्रकार के अनुकूलन, देखो बेटा, इस प्रकार के अनुकूलन प्रतिकूल परिस्थितियों से तत्काल निपटने में सहायता प्रदान करते हैं। है ना बेटा? इस प्रकार के एडेप्टेशन अगर प्रतिकूल परिस्थिति हो तो उसे तत्काल निपटने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स बेटा। यस, जैसे आप जानते हो कि अगर अपन ऊंचे स्थानों पर जाएं, जैसे आप वैष्णो देवी गए होंगे कभी, है ना, या अपन बात रहा कि कुल्लू मनाली
या फिर आप जानते हो कि रोहतांग दरा, रोहतांग दरा जानते हो कहाँ है? रोहतांग दरा, अपन बात करेंगे कैलाश मानसरोवर, स्पेशली अपन बात करते हैं कि अगर अपन रोहतांग पास की बात करें, यस, तो देखो बेटा कि ऊंचाई पर जैसे अपन जाते हैं, ये जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, या फिर अपन बात करें कि लेह लद्दाख, लेह और लद्दाख वाला एरिया ना बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, यस। तो मैं आपको कहूं बेटा कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ऊंचे स्थानों जैसे कि रोहतांग दरा, कैलाश मानसरोवर जो लेह लद्दाख है ना, तो रोहतांग दरा, कैलाश मानसरोवर पर जाने पर आप समझ सकते हैं बेटा, शरीर को निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, है। तुम्हें पता है बेटा, जैसे जैसे ऊंचाई पे आप जाओगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, तो वहां पर लेह लद्दाख में जब और ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, मतलब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, बात को समझे? तो अपन क्या महसूस करते हैं, है ना बेटा, पर्याप्त ऑक्सीजन, जिसके कारण वो जो भी जा रहा है, जिसके कारण ये ऊंचाई को आपने क्या कहा था, एल्टीट्यूड, जिसके कारण एल्टीट्यूड सिकनेस, यानी इसको अपन बोलते हैं तुंगता, ऊंचाई को अपन बोलते हैं बेटा क्या, तुंगता बीमारी महसूस करता है, एल्टीट्यूड सिकनेस फील करता है बेटा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कई सारे सिम्टम्स हैं, मैं आपको बता दूं, एक विकार है। जैसे अगर अपन वैष्णो देवी या फिर बहुत ऊंचे पहाड़ पर भी लगातार अपन पैदल चल रहे हैं, तो हो सकता है पर्याप्त ऑक्सीजन अपन को नहीं मिले तो चक्कर आ जाते हैं, बेहोशी आ जाती है, थकान आ जाती है, या हृदय स्पंदन में वृद्धि हो जाए, तो ये तो इस एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स, अभी बॉडी ने कार्य की क्रिया नहीं की है। कभी कभी आप देखते हो अपने दोस्त को ऊंचाई पे लेकर जाते हो, चक्कर आकर गिर गया, लेकिन थोड़ी देर में ही उसको जब आपने ठंडे पानी के छींटे दिए, थोड़ी देर में ही वो तैयार हो जाता है वापस, क्योंकि फिर बॉडी क्या करता है, कार्य के अनुकूलन। तो देखो ये एल्टीट्यूड सिकनेस महसूस करता है, आप जानते हो इसके कारण, एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण ये सिम्टम्स आते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण आप जानते हो बेटा कि नोजिया, मिचली, यस बेटा, आ जाते हैं ना, बेहोशी आ जाती है, एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण नोजिया, मिचली, फैटिग्यू, थकान, है ना बेटा, फैटिग्यू थकान, और हार्ट पाल्पिटेशन यानी हृदय स्पंदन में वृद्धि, जैसे सिम्टम्स प्रकट होते हैं, तो बेटा देखो क्वेश्चन गलत मत कर देना, ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे मिचली आना, बेहोशी आना, ये फैटिग्यू थकान होना, या हार्ट पाल्पिटेशन हृदय स्पंदन में वृद्धि होना, ये तो एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स हैं। अब देखो अपना बॉडी कुछ ऐसे कार्य करेगा, और बॉडी कुछ ऐसे कार्य करेगा कि तुरंत आप जानते हो कि इन लक्षणों से आपको कुछ ही समय पश्चात राहत मिलती है। तो आप जानते हो बेटा कि कुछ विशेष कार्य किए अनुकूलनों के कारण एडेप्टेशन के कारण इन लक्षणों से
इन लक्षणों से तुरंत ही राहत मिलती है, तुरंत, क्विक रेस्पॉन्स, तुरंत राहत मिलती है। यस बेटा, समझे आप, तुरंत ही राहत मिलती है ना। अब वो बॉडी कौन कौन से कार्य करता है, फर्स्ट कौन कौन से कार्य के अनुकूलन जो बॉडी करता है ताकि क्विक रेस्पॉन्स मिले, तो फर्स्ट आरबीसी के उत्पादन में वृद्धि, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर रक्ताणु, आरबीसी के उत्पादन में वृद्धि, आरबीसी के उत्पादन में वृद्धि करता है। यस बेटा। सेकंड श्वसन दर में वृद्धि, श्वसन दर में वृद्धि, है ना। हिंदी में वहां श्वसन दर लिख, श्वसन दर नहीं बोलेंगे अपन, श्वसन दर जानते हो ना, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग आप जानते हो अच्छे से। श्वसन दर में वृद्धि यानी ब्रीथिंग रेट में वृद्धि, ब्रीथिंग रेट में वृद्धि, ये करेंगे बेटा, बात को समझे। लेकिन अपन कहेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ O2 हो, O2 तथा CO2 की बंधनकारी क्षमता में, बंधनकारी क्षमता में कमी, बंधनकारी क्षमता में कमी, यानी हीमोग्लोबिन के साथ O2 CO2 की बंधुता में क्या कमी। तो बेटा क्या करेंगे, आरबीसी के उत्पादन में वृद्धि करेंगे, ब्रीथिंग रेट श्वसन में वृद्धि करेंगे, लेकिन हीमोग्लोबिन की O2 CO2 से बंधुता में कमी करेंगे। हीमोग्लोबिन के साथ O2 CO2 की बंधुता में क्या करेंगे, कमी, और तुरंत अपन को इन सिम्टम से राहत मिल जाएगी। तो ये बॉडी, ये आपके हैं कार्य के अनुकूलन, ये कार्य के अनुकूलन है जो अपन को तुरंत राहत देते हैं। यस बेटा। और ये 100% ये आपका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, बात को समझे। अब देखो बेटा, इसके अंदर अपन लास्ट कैटेगरी आपको बता देते हैं, और वो लास्ट कैटेगरी जो है वो है, जैसे अपन बात करेंगे बेटा यहाँ बिहेवियरल एडेप्टेशन की, तो ध्यान दें लास्ट कैटेगरी। समझ गए बेटा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात को समझ रहे हो। हाँ, ताकि अपन श्वास तो बढ़ा लेंगे ताकि ऑक्सीजन मिले, और हीमोग्लोबिन के साथ O2 CO2, क्यों, तो जितनी O2 जाएगी उतना ही वहां श्वसन होगा, उतनी CO2 बढ़ेगी, तो वो थोड़ी बंधनकारी क्षमता क्या कर देंगे, कम, तो ऑक्सीजन कम नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन कम नहीं पड़ेगी। यस। और अब देखिए बेटा आप लास्ट कैटेगरी, तो बहुत ही मजा आ जाएगा आपको एडेप्टेशन एनसीईआरटी से पढ़ने के अंदर, और एनसीईआरटी के बाहर आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और बढ़िया तरीके से आप बेटा तैयार करें। अब देखिए लास्ट इसके अंदर है बेटा बिहेवियरल एडेप्टेशन, है ना, यानी आप जानते हो कि व्यवहारिक अनुकूलन। तो देखिए बेटा बिहेवियरल एडेप्टेशन, व्यवहारिक अनुकूलन, तो आप समझ सकते हैं। देखो कि जो बिहेवियरल एडेप्टेशन होते हैं, मैं आपको बता दूं कि आप समझ रहे बेटा कि कुछ जीवों में जैसे अपन बात कि उच्च तापमान से या निम्न ताप से निपटने के लिए कार्य के अनुकूलनों की कमी होती है, कार्य के अनुकूलन नहीं कर सकते हैं वो, तो फिर वो अपने व्यवहार में बदल कर, है ना, अपने शरीर के तापक्रम को स्थिर बनाए रखते हैं। तो आप कहोगे कि कुछ सजीव व्यवहारगत अनुकूलनों के द्वारा अपने शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं, है ना बेटा। यानी इनमें देखो कार्य की अनुकूलनों की कमी होती है, ये ऐसा नहीं कर सकते फिजियोलॉजिकल, तो फिर आप जानते हो कि व्यवहारगत, कुछ व्यवहारिक परिवर्तन करके ही व्यवहारगत अनुकूलनों के द्वारा अपने शरीर के तापक्रम को स्थिर बनाए रखते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं बेटा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो आपको एग्जांपल दे रखा है वो है डेजर्ट लिजार्ड्स। डेजर्ट लिजार्ड्स, ये जो मरुस्थलीय छिपकलियां होती है, मरुस्थलीय छिपकलियां, है ना बेटा। तो देखो मरुस्थलीय छिपकलियां जो होती है, डेजर्ट लिजार्ड्स होती है, देखो बेटा जैसे ये क्या करती हैं
जब सर्दियों में इनके शरीर का तापक्रम आप समझ रहे हैं सुविधा स्तर से नीचे चला जाता है, तो ये धूप में चली जाती है, धूप सेककर उष्मा को अवशोषित करती है ना बेटा। आप कहोगे कि जब सर्दियों में इनके शरीर का तापमान सुविधा स्तर से नीचे चला जाता है ना बेटा, तो ये सुबह सुबह दिन के समय धूप सेकने के लिए बाहर आती हैं, धूप सेकने के लिए बाहर आती हैं, है ना बेटा। सन बास्क, जैसे अपन भी क्या करते हैं, सर्दियों में अपनों को ठंड सी लगने लगती है तो अपन बाहर धूप में बैठते हैं, लेकिन फिर सूर्य की तेज प्रकाश आने लगता है, अपनी स्किन को से गर्माहट तापमान तेज लग जाता है, वापस चले जाते हैं अपन। तो ये भी क्या करते हैं, सर्दियों में जब इनके शरीर का तापक्रम सुविधा स्तर से नीचे चला जाता है तो दिन के समय धूप सेकने के लिए बाहर आती है ना बेटा। और फिर आप समझ सकते हो कि धूप सेकने के लिए बाहर चली जाती हैं और अधिक तापक्रम होने पर, वापस अधिक तापक्रम होने पर पुनः छायादार स्थानों पर चली जाती है, छायादार स्थानों पर चली जाती है ना बेटा। तो वापस छायादार स्थानों पर चली जाती है। तो ये एक प्रकार का बिहेवियर का चेंज हुआ, तो इसको आप कहते हो बिहेवियरल एडेप्टेशन, व्यवहारगत अनुकूलन। इसके अलावा देखो बेटा कि आपको मैं और बता दूं कि कुछ अन्य जीव छिपने और भूमि के ऊपर की उष्मा से बचने के लिए, आप जानते हो ना, कुछ अन्य जीव जैसे चूहे भी होते हैं और कुछ और भी होते हैं, सांप भी होते हैं, कुछ अन्य जीव सुरक्षा, एक तो शत्रु सुरक्षा तथा भूमि के ऊपर उष्मा ज्यादा हो जाए तो भूमि के ऊपर की उष्मा से बचने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, बिल खोदते हैं। बिल जानते हो ना, बिल खोदते हैं, फरो या खांच, ऐसे अपन बात रही कि फरो खांच बना लेते हैं या बिल खोदते हैं। बात को समझ रहे हो बेटा, जैसे स्नेक है, फ्रॉग है ना, फ्रो यानी स्नेक और फ्रॉग, सांप और मेंढक करिए, या तो खांच बना लेंगे फरो या फिर बिल खोदते हैं और शरीर धरती के ऊपर की उष्मा से बच जाएंगे। अंदर तो नम मिट्टी रहती है ना, तो वो उनका एक माइक्रो हैबिटेट भी है बेटा, सूक्ष्म आवास भी है। बात को समझ रहे हैं। तो ये सारे आपके हो गए बेटा क्या, बिहेवियरल एडेप्टेशन। यस बेटा, ये आपकी बात होगी बिहेवियरल एडेप्टेशन। तो देखो जो एनसीईआरटी के अंदर जो कैटेगराइज करके एनसीईआरटी में सारे एनिमल या सभी जीवों के पक्ष में आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं एडेप्टेशन के। यस बेटा, सारे आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं एडेप्टेशन के। यस, अब देखिए कि अगर अपन जैसे जो पुरानी बुक्स में या और अपन अगर ऐसे केवल प्लांट, क्योंकि आप जानते हो पादप एक जगह रहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कई सारे एडेप्टेशन पादप लेते हैं। यस, तो बेटा आपको पता होना चाहिए जो अपन ने शुरू में बताया भी कि जो वार्मिंग था, वार्मिंग को अपन ने प्लांट इकोलॉजी का जनक कहा था। तो 1909 में वार्मिंग ने पादपों की जल पर निर्भरता, है ना बेटा, पादपों की जल पर निर्भरता वह पादप जल संबंधों के आधार पर वार्मिंग ने 1909 में पादपों को 3 श्रेणियों में बांटा था। कितनी श्रेणियों में बेटा? 3 श्रेणियों में बांटा था भाई, समझ रहे हो? खैर ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं बेटा। आप जानते हो वार्मिंग ने 3 प्रकार के पादप समुदाय पहचान किए थे। जैसे जो जल की अधिकता है, जल की अधिकता पर है तो जलोदभिद, जो जल की कमी महसूस करते हैं तो मरुदभिद, और जो ना जल की कमी ना अधिकता पर रहते हैं तो वो समोदभिद।
समोद्भिद, है ना बेटा। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स और मीजोफाइट्स, ना कमी ना अधिकता, तो मीजोफाइट्स। जो ज्यादातर जो वन होते हैं ना, बड़े वन, वो क्या होते हैं, मीजोफाइट्स होते हैं, ना कमी ना अधिकता। लेकिन 3 श्रेणी बता दी, जलोद्भिद जल की अधिकता में, जल की कमी में, मरुद्भिद और समोद्भिद। बात को समझ रहे हो बेटा। अब देखो आराम से बेटा, आप मैंने आपसे जो जल की मान लो अधिकता रहे, जल की अधिकता जो जल में रहते हैं, तो कुछ एक आधी लाइन बता देता हूं। जो जलोद्भिद होते हैं, मैं आपको यहां पर शॉर्ट में बता देता हूं कि जैसे 2 अनुकूलन होते हैं, आकार की और शारीरिकी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, आकार की अनुकूलन और शारीरिक अनुकूलन। तो बेटा जो जलोद्भिद होते हैं ना, उनमें मैं आकार की आपको बता दूं कि जड़ें या तो पूर्णतः एब्सेंट होगी, पूर्णतः अनुपस्थित, क्योंकि पूरी सतही जल का अवशोषण करती है, तो जड़ें या तो पूर्णतः अनुपस्थित हैं, या अल्प विकसित। यह क्या है बेटा, अल्प विकसित, अल्प विकसित होती है, समझ रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि वहां आपने एनाटॉमी में पढ़ा था कि इनके अंदर एक विशेष पैरेन्काइमा, बीच बीच में एयर केविटी होती है, एरेन्काइमा, वायु मर्दू तक पाया जाता है ताकि उत्प्लावनता बनी रहे, वो शारीरिक लक्षण होता है एनाटॉमी। बोलो बेटा। और आप समझ सकते हो बेटा कि जैसे आपको मैंने बताया था कि जड़ें तो एब्सेंट होगी साल्विनिया में, इनमें, और या अल्प विकसित जैसे मैं आपको बता दूं कि आइकोर्निया में, पिस्टिया में। और आपको पता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि मूल गोप के स्थान पर मूल पॉकेट होंगे, मूल पॉकेट। सही बेटा, ये लो। अब तुम जानते हो पूरी सतह जल का अवशोषण करेगी, तो यांत्रिक उत्तक की कोई जरूरी है क्या, यांत्रिक उत्तक नहीं होंगे। श्लेष्मा का आवरण होगा ताकि सड़ गल नहीं जाए, श्लेष्मा का आवरण होगा, पत्तियां कटी फटी होंगी, ये आपके जलोद्भिद के अनुकूलन हो गए। सही। मरुद्भिद श्रेणी के अनुकूलन मैंने आपको पूरे बताए मरुद्भिद के। लेकिन ये जो मरुद्भिद होता है ना, ये मरुद्भिद कई श्रेणी होती है। मरुद्भिद में कई चीज आती हैं। एक आते हैं जैसे मांसल मरुद्भिद, ये जो मरुस्थली होते हैं ना, नागफनीर, कैक्टसरी, ये आपके मांसल मरुद्भिद होते हैं। सही। और कुछ लवणोद्भिद भी इसी श्रेणी में आते हैं, जो बहुत ज्यादा लवणीय क्षेत्र में होते हैं ना, लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स, या चट्टानों पर, पत्थरों पर ये उगने वाले भी क्या होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं, मरुद्भिद होते हैं। तो ये जल की कमी और मरुद्भिद के अनुकूलन मैंने आपको बता दिए हैं ज्यादातर, बात को समझे। और समोद्भिद वैसे कोई ज्यादा अनुकूलन नहीं रखते हैं। खैर ये मैंने कैटेगरी इसलिए बता दी कि चलो कुछ आपके दिमाग में आइडिया रहे। बाकी एनसीईआरटी का एडेप्टेशन पहले ही पूरा कंप्लीट हो गया है, तो बेटा बहुत अच्छा है यहाँ तक, और बहुत अच्छे से आप एडेप्टेशन को तैयार करें। यस बेटा, और थैंक यू वेरी मच। यस बेटा। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे पॉपुलेशन। अब जीव की सारी बातें हो चुकी है, क्योंकि देखो बेटा, ये जो एडेप्टेशन थे, ये अनुकूलन, ये एक जीव का लक्षण है, इंडिविजुअल का, है ना। और अब आप जानते हो कि इंडिविजुअल ने जनन करके जातीय पॉपुलेशन की बात करेंगे, समष्टि। तो पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन के गुण क्या होते हैं जो इंडिविजुअल में नहीं होते, और पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगी, क्या क्या ग्राफ बनेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक अपन पॉपुलेशन, जो आप पहले रीडिंग लगा के आएंगे और मस्त तरीके से आप समझेंगे। तो थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके।